हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 116 आर्टिकल कहता है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। अनुच्छेद 116 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, तीन तरह के अनुदानों की बात करता है। तीन तरह के अनुदानों के बारे में बात करता है आर्टिकल 116। कल मैंने पढ़ा था सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में। तो ठीक है, आज मैं स्टार्ट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 116, वोट्स ऑन अकाउंट। वोट्स ऑन अकाउंट, votes on account, votes of credit and exceptional grants. Number 1. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the House of the People shall have power: A. To make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year, pending the completion of the procedure prescribed in Article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 114 in relation to that expenditure. Number B. To make a grant for meeting an expected demand upon the resources of India, when on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand can't be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement. Number C. To make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year, and Parliament shall have power to authorize by law the withdrawal of monies from the Consolidated Fund of India for the purposes for which the said grants are made. Number 2. The provisions of Articles 113 and 114 shall have effect in relation to the making of any grant under clause first and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure expenditure mentioned in the annual financial statement, and the law to be made for authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ कि हिंदी में क्या बताया गया है, अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सब लोग हिंदी भाषी हैं, तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, ना हमें आती ना किसी और को आती है, तो हिंदी में बेटर समझ में आएगा कि क्या है। पर लेकिन हाँ, अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए इंग्लिश को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी तरफ से हम कोमा को भी नहीं हटा सकते, ना लगा सकते कोमा को, ना हटा सकते। इसके कोमा को भी हटाने के लिए भी संविधान संशोधन चाहिए, है ना। तो इसलिए तो 116 अनुच्छेद कहता है लेखानुदान के बारे में, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में वर्णन करता है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। नंबर 1, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा द पीपल ऑफ हाउस को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में
कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की। नंबर खा, जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरों के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है तो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया जाता है। तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। नंबर गा, किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद को शक्ति होगी। वही बात है कि जो भारत की जो संचित निधि है, जिसमें भारत का जो एक कोष है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेजरी कोष वो है संचित निधि, है ना। तो उसमें से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति, उसमें से धन निकालने की जो शक्ति है वो संसद को है। संविधान यहाँ पे संसद को वो शक्ति देता है। संचित निधि में से धन निकालने के लिए भी विधि जो कानून है उसके द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद को दी जा रही है इस अनुच्छेद के माध्यम से। नंबर 2, खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113, 114 के उपबंध जो प्रोविजंस वैसे ही प्रभावी होंगे, वैसे भी इफेक्टिव होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर जो ब्यौरे दिए जाते हैं, डिटेल्स प्रस्तुत की जाती है, उसी तरह से यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। वैसे ही वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है, इफेक्टिव रहेगी क्योंकि विधि के संबंध में। तो कुल मिला के लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में आज जाना है। इनको संविधान इस अनुच्छेद के माध्यम से शक्ति दी है संसद को। और कल मैं पढ़ूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 117 यानी 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, विशेष यानी स्पेशल प्रोविजंस होंगे, है ना। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध हैं, उनके बारे में मैं पढ़ूंगी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ब्रॉडली वायरल करें, एक दूसरे दोस्तों के पास पहुंचाएं इसको व्हाट्सएप के थ्रू, और जल्दी से जल्दी वायरल करें, उतने ही जल्दी भारत के प्रत्येक लोगों के पास पहुंचेगा और लोग इसको सुनेंगे तो उनके कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग बस संवैधानिक जागरूकता पर फोकस करें और चीज़ें बाद में, क्योंकि वैसे भी पूरे विश्व में आजकल टेंशन चल रही हैं। कभी यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, उसका इन्वेशन हो रहा है ना, रशिया के द्वारा कहीं कुछ उथल पुथल, इतनी सारी टेंशन चल रही है ग्लोबल वर्ल्ड में। तो हमारे देश को तो वायलेंस से दूर रहना है, हिंसात्मक जो भी कार्यवाही है उनसे दूर रहना है, जो भी
सांप्रदायिक दंगे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, इन सभी का सलूशन हमारा संविधान देता है। तो भाषाई आधार पे जैसे कि डिविजनल है, हमारे प्रादेशिक जो स्टेट का जो डिवीज़न हुआ है, लाइक पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, अधिकतर भाषाई आधार पे ही बांटे गए हैं। अब क्या करें, क्योंकि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के चलते जो जहाँ रहता है वो वैसी भाषा बोलता है, वो अपने ही प्रादेशिक भाषा में बात करता है। और लोकल बोलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, प्रादेशिक भाषाएं तो कितनी हैं, 22 भाषाएं हमारी जो संविधान में वर्णित हैं, जो कानूनी रूप मिल चुका है। किसी भी भाषा में बोलिए, नो प्रॉब्लम। हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, संथाली, मैथिली, जो भी हैं, ये सब क्या है, ताकि लोगों का डेवलप हो सके। कोई भी भाषा एक्सप्रेशन का माध्यम होती है, हर किसी को अपनी बात रखने का माध्यम होती है। भाषा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए क्या है, कुछ सरकारें हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलती हैं। मेरे लिए तो सभी जितने भी भारत के संविधान में जितनी वर्णित भाषाएं हैं, जिनको लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, वो सभी नेशनल लैंग्वेजेस हैं। किसी भी जिसको लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में बात कर सकता है, क्योंकि स्कूल में भी हैं, कॉलेज में भी वो भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। उन्हीं के माध्यम से उनका जो लिटरेचर है वो तैयार होता है, तो नो इशू। तो मेरा कहने मतलब है कि डाइवर्सिटी हमारे देश में है, तो वो डाइवर्सिटी हमारे लोगों के अंदर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा के तौर पे, पहनावे के तौर पे, रहन सहन, तौर तरीके, आर्ट एंड कल्चर, धर्म, मजहब, ये सब चलता है पर। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत। भारत एक है, चाहे कितने भी उसके रंग रूप क्यों ना हो, लेकिन इंडिया एक है और हम इंडियन हैं। फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस। ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। अंततः भारतीय हैं हम, प्रथमतः और अंतिम रूप से हैं तो भारतीय ही। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 117, स्पेशल प्रोविजंस एड टू फाइनेंशियल बिल्स। हमें यूनाइट रहना है अपने देश में, बस यही संविधान में सिखाता है कि हमें यूनिटी कायम करना है। यूनिटी के लिए संविधान ही हमें बचा सकता है। संविधान ने यूनाइट करने के लिए बात की है, हमें गारंटी देता है। फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, ये सब क्या है, लोकतंत्र के मजबूत पिलर्स हैं। इन्हीं की ज़रूरत है नेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए और यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रदान करने के लिए नेशन को, यानी अपने देश को। तो ठीक है, थैंक यू।